हेलो मेरे बच्चों, आई होप सब बहुत ही मस्त होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं विशाल भैया, वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। कवर करने जा रहे हैं भाई साहब हमारा यूनिट 2 लाइट का पहला चैप्टर, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सर्फेसेस। यू वोंट बिलीव यार, ये चैप्टर पहले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑप्टिक्स की पूरी सीरीज है और ऑप्टिक्स का पूरा यूनिट है, ये 26 मार्क्स कंटेन करता है विद द ऑप्शंस, राइट। जिसमें से 10 से 12 मार्क्स कंटेन करता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस। लाइट हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है आईसीएससी में, द 4, 5 एंड 6। फोर्थ इज द प्लेन सरफेस, फिफ्थ इज द कर्व सरफेस एंड सिक्स इज आर स्पेक्ट्रम। जिसमें कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इस ही चैप्टर का है। तो मेक श्योर आप इस चैप्टर को बहुत ही दिल, मन, दिमाग सब लगा के पढ़ो। कॉपी फटाक से निकाल लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बना के क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर थ्योरी सेशन, पूरा कवर करेंगे थ्योरी। चैप्टर बड़ा होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने के लिए। तो आई विल बी मूविंग फास्ट। अगर आपको लग रहा है मैं तेज जा रहा हूं तो स्लो कर लेना, यू नो द ड्रिल। अगर आपको पता लग रहा है मैं धीमे हूं तो आप फास्ट कर लेना, 1.5 1.75 कर लेना, एज योर विश। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो इन द वेरी इनिशियल्स ऑफ द एकेडमिक ईयर, दैट्स वेरी वेल, यू हैव द टाइम। इफ यू आर सीइंग इन द लास्ट, तो भाई साहब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी छूटने वाली है। एग्जामिनेशंस आर वेरी क्लोज, तो अभी आपको थोड़ा सा रैपिड प्रिपरेशन करना पड़ेगा फॉर दिस चैप्टर। तो let's start ahead with the chapter. I don't want to waste any time. कुछ एक्सपेरिमेंट मैं शो करूंगा आपको बीच में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शो करने का स्कोप नहीं है, दो इट्स हैज वेरी लाइक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिफ्रैक्शन है, लाइट है, बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनाज हैं दैट कैन बी शोन थ्रू द चैप्टर इन फॉर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। लेकिन हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा डेल्व इन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा अभी के लिए है सबसे जल्दी टॉपिक्स को कवर करना, कॉन्सेप्ट पे कमांड करना और उसके थ्रू न्यूमेरिकल्स के थ्रू मार्क्स गेन करना। दैट्स आवर मोटिव अभी के लिए। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ मोटिव फॉर ऑलवेज, क्योंकि आप अगर लास्ट ही देख रहे हो तो हमारा मोटिव यही है। ओके, चलो मेरे बच्चों चालू करते हैं भाई साहब हमारा सेशन। क्लास 9 में पढ़ के आ रहे थे रिफ्लेक्शन, अभी पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। 9 में पढ़ा था रिफ्लेक्शन, तो पढ़ा था भैया बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। लाइट आती है, एक सरफेस से टकराती है, अगर वो सरफेस ओपेक है, लाइट को पास थ्रू नहीं होने देती, तो वो लाइट बाउंस बैक हो जाती है। दैट्स आवर रिफ्लेक्शन। बट नाउ दैट वी आर गोइंग टू कवर द रिफ्रैक्शन, वेरी सिमिलर टू इट। बट यहां पर डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? नाम में सिमिलैरिटी है, काम में नहीं है, बिल्कुल ही अलग है काम में उससे। नाम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन काफी रिजेंबल करते हैं, काफी बच्चे गलत भी लिखाते हैं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको रिफ्रैक्शन ही फॉलो करना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक लाइट का पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल्स के संग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो भाई साहब वो अपने पाथ से हो रहा होगा भ्रमित, जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको मैं। The bending of the light when it travels from one medium to another medium, that is called as refraction. Now the question comes, what are the mediums here? सर मीडियम क्या होते हैं? मीडियम वो होते हैं जिस पाथ में और जिस सराउंडिंग में वो लाइट का पार्टिकल्स फोटॉन्स ट्रेवल कर रहा है, दैट इज आर मीडियम। जैसे कि एयर कैन बी अ मीडियम, वाटर कैन बी अ मीडियम, ग्लास कैन बी अ मीडियम, केरोसिन ऑयल, थम्स अप, मिरिंडा, दैट ऑल कैन बी द मीडियम। जहां पर लाइट का जो ट्रेवल का स्पीड होगा वो अलग अलग हो जाएगा, और जिस जहां पे उसका स्पीड अलग होगा वहीं पर उसकी भैया बेंडिंग हो जाएगी। डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी बेंडिंग भी होगी। ये सारे फिनोमेना को हम लोग एनकाउंटर कर रहे होंगे इन द फॉर्म्स ऑफ रूल्स एंड द डेफिनेशंस हियर विद द पर्टिकुलर नेम्स। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अमेजिंग है, बहुत मजेदार है। आई होप यू ऑल आर रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर। आई डोंट वांट टू डिले इट फर्दर। चलो चालू करते हैं चैप्टर को डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंट्रोडक्शन कि भैया ये ऑब्जर्वेशन देख के आपको क्या समझ आ रहा है। स्टार्ट स्टार्ट अहेड विद दिस ऑब्जर्वेशन, राइट। पहले तो ये ऑब्जर्वेशन देखो, क्या देख पा रहे हो आप? एक ग्लास में पानी है और उसमें पेंसिल रखी है, राइट। एक ग्लास में पानी है और उसमें पेंसिल रखी है, एंड इफ यू सी थ्रू द सरफेस ऑफ द वाटर यू विल सी इट टू बी बेंडेड। आपको ये भैया बेंड होती हुई दिख रही होगी, सी इट क्लियरली, यू कैन ऑब्जर्व। तो आपको ये टिल्ट दिख रही होगी पेंसिल, दैट्स व्हाट द रिफ्रैक्शन इज। एक्चुअली ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक फिनोमिना है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्योंकि हम लोग जब लाइट को देख रहे हैं, इस पेंसिल को देख रहे हैं, तो ये पेंसिल एक्चुअली में हमें वाटर की सरफेस से एयर में आती हुई दिख रही है, जिसकी जैसे लाइट बेंड हो रही है। और ये पेंसिल भी उल्टी हमको टेढ़ी दिख रही है, लेकिन ये टेढ़ी है नहीं पेंसिल, पेंसिल बिल्कुल ही सही थी, पेंसिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल स्ट्रेट, यू कैन सी इट्स ऑल स्ट्रेट हेयर, राइट। ओके, चलो ऐसे ही जब हम लोग एक कॉइन को डिप करते हैं पानी के अंदर, द कॉइन सीम्स टू बी अपीयर टू बी
थोड़ा सा ऊपर, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर, दैट इज व्हाट इज आल्सो द फ्रॉम द रिफ्रैक्शन। कॉइन हमको यहाँ नहीं यहाँ दिखता है, इसको पहले ऑब्जर्व करो जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट में जा पाए। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं, जितना आपको इसको कमांड होगा उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा समझना। ट्राई टू रिलेट द कॉन्सेप्ट्स विद योर रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो आपके लिए फिजिक्स एक बर्डन नहीं, एक मजा बन जाएगी, और मजे में पढ़ते पढ़ते आप प्यार करने लगोगे फिजिक्स से। ठीक है, चलो ओके, मूव लेट्स मूव फॉरवर्ड। Have you encountered this situation in your daily life? Yeah, we do have. Now experiment की observation क्या है बच्चों, लाइट आ रही है और बेंड हो रही है, आ रही है और बेंड हो रही है, और आ रही है और बेंड नहीं हो रही है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर लाइट पास आ रही है, देखो ये लाइट पास आ रही है, यहाँ पर ये लाइट दूर जा रही है, और यहाँ पर ये लाइट बेंड नहीं हो रही है। ऐसा क्यों बच्चों? चलो इनको देखते हैं। रिफ्रैक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डीप इन जाएंगे, डाइव इन करेंगे इसमें कि भैया क्या है मीडियम, क्या हो रहे हैं ये फिनोमेनाज, क्या रीजन है इनके पीछे, और अगर हमको अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना है तो इनके कॉन्सेप्ट्स को कैसे पकड़ना है, इस बात को समझेंगे। चलो, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट passes from one transfer medium to another transfer medium is called refraction. That is what we also called in the very simple language as the bending of the light. We call it as the bending of the light, right everyone? उसी को हम लोग बोल सकते हैं द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, तुम कहां से आ गए भैया? तुमको तो नहीं बुलाया था हमने। भैया हट जाओ। ठीक है, चलो ओके। सो व्हाट इज बेंडिंग ऑफ द लाइट? सो बेंडिंग ऑफ द लाइट इज बेसिकली जब लाइट आ रही है, यू कैन सी, और लाइट अपने पाथ को फॉलो नहीं कर पा रही है आगे, बट वो एक नया पाथ ट्रेस कर रही है, वो एक नया प्रोपगेशन शो कर रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मेरे बेंडिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग बेंडिंग ऑफ द लाइट। लाइट गई, जा रही थी, लेकिन वो सरफेस में बेंड हो गई, दैट इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट। क्यों होगा, कैसे होगा, थोड़ा चलते हैं समझने के लिए। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द सरफेस फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे अकर करेगा और फिर उस पाथ को फॉलो करता जाएगा जहां तक उसको वो मीडियम मिलता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये सरफेस का इंटरफेस है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। लेट्स से ये मीडियम एयर है और लेट्स से ये मीडियम वाटर है। तो अभी आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, व्हाट इज द हल्का मीडियम एंड व्हाट इज द भारी मीडियम। मतलब कहने का मतलब है हल्का और भारी, ऑप्टिकली हल्का और ऑप्टिकली भारी के टर्म्स में बोलते हैं हम लोग। ऑप्टिकली हल्के का मतलब होता है बच्चों रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब जो मीडियम हल्का होगा, ऑप्टिकली हल्का होने का मतलब होता है कि वहां पर लाइट को चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से वहां पे लाइट ट्रेवल कर पा रही होगी इन कंपेरिजन टू द अदर मीडियम। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वाटर, तो वाटर में थोड़े से पार्टिकल पास होंगे बच्चों, बिकॉज इट्स अ लिक्विड। पार्टिकल पास होंगे, पार्टिकल पास होंगे तो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा होंगे, उनका जो स्पेसिंग होगी थोड़ी पास होगी, जिसकी वजह से लाइट के पार्टिकल्स को ट्रेवल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, एंड हेंस द स्पीड ऑफ लाइट पार्टिकल विल आल्सो डिक्रीज। दैट इज व्हाट वी कॉल एज लाइट विल बेंड बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ऐसा समझो, आप एक रोड पे जा रहे हो जो बिल्कुल खाली रोड है, इट्स एन हाईवे, ठीक है, इट्स अ हाईवे, और आप दूसरी रोड पे जा रहे हो जहां पर सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी मतलब वहां पे फ्रूट सेलर है या फिर फिश की मंडी है बहुत बड़ी, जहां पर बहुत सारी भीड़ होती है, यू कैन ऑल इमेजिन। ठीक है, वेदर यू आर वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि वहां पर वो स्पेस जो है वो बहुत भरा हुआ है। अगर ऐसा सीन है तो जो खाली स्पेस है बच्चों, वहां पे पाथ आपका बहुत ईजी होगा, यू कैन लाइक गोइंग क्विकली, बहुत तेजी से निकल रहे होगे आप, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी आपकी। लेकिन जहां पे बहुत पाथ भरा होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास पास होंगे, तो आप एज अ मॉलिक्यूल चलने में दिक्कत होगी, बिकॉज यू विल बी फाइटिंग विद द अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। तो आपकी स्पीड वहां पे कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, राइट? दैट इज व्हाट इज द वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम एंड हेंस द बेंडिंग ऑफ द लाइट। आई होप अब ये हमें पकड़ पा रहे होगे आप लोग, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कॉल एज द बेंडिंग ऑफ द लाइट। ओके, तो फॉलोइंग रूल्स आर देयर, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स। देखो बच्चों, मेरा जो अभी ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तगड़ी क्लैरिटी मिल पाए, और जल्दी करना, ठीक है। और लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे हमारा रिफ्लेक्शन में थे वैसे ही रिफ्रैक्शन में है। एक लॉ तो बिल्कुल सिमिलर भी है बच्चों, हमें पता है इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, हमें पता है। आई एम एज्यूमिंग कि आप 9th के थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
तो इफ आई एम सेइंग कि भैया हमारी एक लाइट रे ये आ रही है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है बच्चों, उस पॉइंट पे पहले हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। दोबारा समझो, अगर मैंने कहा कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, और ये सरफेस ट्रांसपेरेंट है जो लाइट को अलाउ कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने के लिए। तो अगर ये दोनों मीडियम्स अलग अलग हैं तो पहले हम ड्रॉ करेंगे इसके एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको बोलेंगे नॉर्मल। अब जैसे ये मीडियम मानो ये एयर है और ये वाटर है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, तो ये लाइट जो है ये बेंड होगी, और जहां पे बेंडिंग होगी बच्चों उसको बोलते हैं द बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये आने वाला है और ये जाने वाला है। तो आने वाला इज इंसिडेंट, जाने वाला इज रिफ्रैक्शन। एंड द थिंग दैट यू नीड टू रिकॉल एंड रिमेंबर अगेन, जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ी थी क्लास 9th में, कि ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। दोबारा से, इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच का एंगल ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। काफी बच्चे गलती कर देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, जो को बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से को बहुत बड़ा पाप पड़ेगा और उस पाप का हरजाना आपको मार्क्स के तरफ में भुगतना पड़ेगा। काफी बच्चे इसको एंगल आई और इसको एंगल आर बोल देते हैं। बच्चों ये पाप है, ऐसा ना करना, बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा करने पे आपकी वैल्यूज गलत आ जाएंगी सारी। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड सरफेस के बीच का एंगल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और बच्चों नॉर्मल के बीच का होता है, याद रखना। और नॉर्मल के बीच होता है, ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल ओनली। इस बात को अगर आप समझ गए तो भैया आपका हो गया यहाँ पे कल्याण। ओके, चलो एज सिंपल एज दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी, तो ये हमारा एंगल हो गया। इफ आई मे आस्क यू इन दिस केस विच एंगल इज ग्रेटर, θ1 और θ2? θ1 बड़ा होगा, θ2 आप देख पा रहे हो ये एंगल पास हो रहा है तो ये छोटा हो रहा होगा, बल्कि ये बड़ा था। तो आई कैन से θ1 इज ग्रेटर देन θ2 in this case। लेकिन चलो हमें बात करनी है आगे के लिए। The incident ray, refracted ray and the normal all lie at the same interface of the two transparent medium। The point of incidence and all lie in the same plane। बहुत सिंपल है बच्चों, ये हमारा पहले वाली डेफिनेशन है। तुमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी चीज ही। ओके, सेकंड पे चलते हैं बच्चों। ये थोड़ा काम का है, इसको हम लोग एक लॉ से जानते हैं, बोलते हैं हम लोग इसको स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है उसको समझो। स्नेल्स लॉ आया कहाँ से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं रहा है, वो हट चुका है, तुम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसमें। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है भैया, स्नेल्स लॉ पहले तो एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया, और वो लॉ क्या बोलता है कि अगर हम लोग बात करें इन मीडियम्स की, इन एंगल्स की, तो उन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो साइन के टर्म्स में है, दैट इज साइन of incidence I upon sine of refraction R, they are going to be equals to a constant value। और उस कांस्टेंट को एक नाम से जाना जाता है, उस नाम को हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए वी कैन से द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। जो यहाँ पर आई है और ये जहाँ पे आर है, these value is going, their ratios are going to be equals to a constant value। उस constant value क्या बोलते हैं उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, देख लो जरा। the ratio of sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is constant for the light of given color and a given pair of medium। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, that is particular for a given type of color, because color का यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है, और हम इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ भी। बहुत बढ़िया, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लोग इसके नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे, अगर नोट्स हैं तो नोट्स बना लो, अगर नोट्स पहले से हैं तो उसको ना बनाओ, और कॉपी में अगर नहीं लिखना चाहते हो तो एटलीस्ट बुक्स में मार्क करते हुए वहां पे नोट्स बनाते हुए आगे चलो। ओके, चलो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। मैथमेटिकल व्हाट वी कैन से एंगल आई ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर और रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। बच्चों ये वही लॉ है, दिस इज नॉट द अदर लॉ, ये सेकंड का ही मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अभी पढ़ेंगे आगे, अभी रिफ्रैक्टिव में ना जाना आप लोग, रिफ्रैक्टिव समझना है हमको, ठीक है, अभी वो समझेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज है हमारे पास, वो ले लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। पहले तो ये समझो कि भैया अगर हम लोग बात करें लाइट के ट्रेवल करने की, तो लाइट अब दो तरह से ट्रेवल कर सकती है। कैसे कैसे?
अगर लाइट जाएगी हल्के मीडियम से भारी मीडियम में, क्या होगा, क्या बोला मैंने, अगर लाइट जाएगी हल्के मीडियम से भारी मीडियम में तो वो कहीं ना कहीं स्पीड को कम कर रही होगी, और ऐसा करने के बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड धीमी हो रही है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि उसकी जो प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, बिकॉज द पार्टिकल्स आर गेटिंग स्लोअर इन द अदर मीडियम। ऐसा कब होगा, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही होगी, जैसे यहाँ पर एयर से ग्लास में जा रही है। सी ये एरो ना बहुत काम के हैं बच्चों, और आप लोग को जितनी बारी बोला जाए आप लोग यही मिस्टेक करते हो एरो को ना रिप्रेजेंट करने की, तो ऐसी मिस्टेक ना करें, अदरवाइज आपको दोबारा से पाप पड़ जाएगा। तो लाइट जब यहां पर जा रही है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो देख पा रहे हो आप बेंड हो रही है। जाना चाहिए था उसको ऐसा सीधा, आ रही थी ऐसे चुपचाप आ रही थी, जाना चाहिए था सीधा बच्चा, लेकिन मेरे सीधा ना जाके वो बेंड हो गई, वो बेंड हो गई एक पाथ फॉलो करते हुए। दैट इज, इफ यू गाइस फॉलो, तो जो पाथ उसने बनाया है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल की तरफ बनाया है, ये नॉर्मल था और उसकी तरफ वो बेंड हो गई है, देख पा रहे हो आप, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। ये हमारा नॉर्मल से जो एंगल है इंसिडेंट रे का, वो उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो हमारा नॉर्मल से है रिफ्रैक्टेड रे का, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे एंगल आई बड़ा है एंगल आर बड़ा है, तो आई होप और यू ऑल कैन आंसर आर छोटा हो रहा है, लाइट पास आ रही है तो आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा। एज सिंपल एज दिस। बातें कहने को बहुत सिंपल हैं, समझने को बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूट करते समय गलती ना करना, अदरवाइज पड़ेगा बहुत बड़ा आपको हर्जाना भुगतना। ठीक है, चलो अब समझो बच्चों, अगर लाइट रे आ रही है और दूर जा रही है तो ऐसा कब हो रहा होगा, जब लाइट रे यहां से तो धीमे आ रही हो बट इसको मौका मिल जाए फैलने का, मतलब तेज अपनी स्पीड करने का। तो ऐसा कब होगा, जब पार्टिकल्स पहले भारी रहे हो, डेंसर रहे हो, ऑप्टिकल डेंसिटी पहले ज्यादा रही हो, मतलब पार्टिकल्स का जो क्लोजनेस है बाउंडनेस है वो पहले ज्यादा हो और बाद में कम हो गया हो। इसका मतलब है व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एंड गोइंग टू द रेयर मीडियम, द पाथ ऑफ द लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख पा रहे हो बच्चों आप लोग, ये नॉर्मल था, पहले में पास आई थी क्योंकि वहां पे रेयर डेंसर आ रही थी, यहाँ पे डेंसर टू रेयर आ रही है, तो देख पा रहे हो अब जा रही है दूर नॉर्मल से। दैट इज वाई वी कैन से कि एंगल आई और आर रिलेशन होगा, बस में आर बड़ा हो जाएगा क्योंकि लाइट अब दूर जा रही है। इट मींस आर इज ग्रेटर देन आई। ऐसा कब हो रहा होगा, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात समझ आ रही होगी। ये हमारे स्नेल से ही ऑब्जर्वेशन आए, स्नेल से ही इसको एक्सप्लेन करा, और हमारे लिए कतही इंपॉर्टेंट है। क्या मैं जब स्क्रीन के पास आ रहा हूँ और उससे दूर जा रहा हूँ तो ब्राइटनेस चेंज हो रही है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड इट फर्दर। अब हमें क्या समझना है, सबसे पहले समझना है व्हाट आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही अच्छा नाम है और कंफ्यूजिंग भी है बच्चों के लिए थोड़ा सा, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। अब ऐसा बोला जाता था कि भाई जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, मतलब वेलोसिटी को चेंज कर रही है। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमने माना एक मीडियम ऐसा जहां से हम लोग ये बता पाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मतलब रियल वैल्यूज क्या हैं। तो उसको जानने के लिए हमने लिया एक रेफरेंस, और रेफरेंस ऐसा लिया जहां पर हमेशा जो हमको ज्यादा इजीली मिल जाता है उससे रेफरेंस लेते हैं हमेशा। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, देखा हम लोग ने कार्बन से ही रेफरेंस दिया क्योंकि वो अबंडेंस में है, बहुत ज्यादा उसका यूजेस है, दैट इज वाई। सेकेंडली हम लोग ने जब लाइट पढ़ा तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा कौन सा मीडियम है हर जगह, तो हमने पाया एयर है भाई, तो एयर पाया तो एयर को ले लिया गया। तो हमने बात करी कि अगर हम लोग मीडियम ले लें एयर को और उसमें हम लोग कंपेयर कर दें दूसरे मीडियम में चलने वाले लाइट की वेलोसिटी, मतलब अगर लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी, तो वहां से हमको मिल जाएगा एक नया टर्म बहुत ही अमेजिंग, जो कि बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोबारा से, इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम, is the ratio of the velocities of light in two different medium. It turns out that light propagate with different स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। भाई ऐसा मिला हमको कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, तो मतलब लाइट काफी हमारी तरह है। वाह वाह क्या बात है, अगर लाइट हमारी तरह है
हम लोग डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंटली बिहेव करते हैं, डिफरेंट हमारी वेलोसिटीज होती हैं, अलग अलग पाथवे पे अगर लोग ट्रेवल करते हैं, तो वैसे ही लाइट के पार्टिकल से दिखा गया। और यहीं से हमें लाइट का एक पार्टिकल नेचर का भी आइडिया मिला, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट से ही हमें बहुत प्रूफ्स मिले। आप पढ़ेंगे इसको क्लास 11 में कि बेंडिंग से कैसे हमने वेव की पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टीज को समझा। अगर आपको नहीं पता तो लाइट एक दोगला नेचर शो करती है बच्चों। अश्विन ग्रोवर बोलता है ना दोगलापन, तो वैसे ही लाइट भी हमारा एक दोगला नेचर शो करती है। एक होता है हमारा पार्टिकल नेचर एंड द सेकंड इज आवर वेव नेचर। तो पार्टिकल और वेव के बीच के डिफरेंसेस हैं, हमें समझेंगे लेकिन आगे समझेंगे। अभी इतना कोई खास हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए अगर आप लोग बोर्ड्स के अलावा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर extra examinations such as Olympiads or preparing going to prepare for JEE and NEET in the further years, तो भैया आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है फिर तो वो। ओके चलो, सो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द वैक्यूम। मैं कहता हूं सबसे पहले तो समझो कि प्रकाश से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। क्या बोला मैंने कि भैया प्रकाश से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। हु इज द फास्टेस्ट? प्रकाश। ये प्रकाश आपका पड़ोसी नहीं है, पहली बात तो ये समझो, आपका दोस्त भी नहीं है प्रकाश। ये प्रकाश है लाइट, ठीक है। नथिंग कैन मूव फास्टर देन द लाइट। और इसको गलत प्रूव करने के लिए हम लोग ने वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। अगर कभी मौका मिले तो जाना पढ़ना हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में, ठीक है। इसको हमने गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना। बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट। सोचा कि भैया अगर वो होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा, हम लोग लाइट से तेज जा पाएंगे। वी कैन बी रीचिंग द प्लेसेस फास्टर देन लाइट। इट मीन्स वी आर समवेयर going faster ahead of the light, and that's a completely new kind of experiences in the terms of time travel। हमें बहुत 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 समझो नए नए इनोवेशंस कर सकते होंगे हम लोग। ऐसा करा गया बट हम लोग उसमें फेल रहे, पूरी तरह से नहीं हो पाया वो एक्सपेरिमेंट, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया हमको। बट स्टिल हमने बहुत कुछ सीखा उससे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग्स, ठीक है। चलो कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना। अभी अगर एग्जाम के बहुत क्लोज हो तो नहीं, आराम से टाइम निकाल के पढ़ना। तो लाइट बोला जाता है कि फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वैक्यूम में बच्चों। रीजन क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए कि वैक्यूम एज अ मीडियम इज अ मीडियम जहां पे कोई भी पार्टिकल्स है ही नहीं। कोई पार्टिकल नहीं तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रोकेगा नहीं तो क्यों स्पीड कम होगी भाई साहब। समझो, इफ यू आर ट्रेवलिंग इन द स्पेस वेयर देयर इज नथिंग, you are only inside your Bugatti and going at the speed, the fastest speed that could ever have achieved by anyone. That's the speed of light, 3.8 meter per second. You, there is no one to stop you। वहां पे कोई मामू नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई ठेले वाला नहीं आने वाला, कोई रिक्शे वाला नहीं आने वाला है, कोई टेम्पो वाला, ऑटो वाला, बस वाला, बगल वाला, अड़ोस पड़ोस वाला कोई नहीं आने वाला है। तो क्या तुम स्पीड से भाग रहे होगे? बिकॉज you can reach that speed, क्योंकि वहां पे कोई और पार्टिकल है ही नहीं। सेम इज विद द लाइट, लाइट मूव फास्टर इन द वैक्यूम बिकॉज देयर इज नो अदर पार्टिकल्स टू रिस्ट्रिक्ट इट। लेकिन अगर कोई पार्टिकल्स आते हैं तो फिर उसकी स्पीड धीमे होती जाती है। जैसे एयर में थोड़ी सी कम, क्योंकि एयर में पार्टिकल्स हैं, दूर दूर हैं लेकिन कुछ तो हैं, जिसकी थोड़ी सी स्पीड कम होती है, 3 की जगह 2.9 हो जाती है बच्चों। और वाटर में और कम, ग्लासेस में और कम, और जहां पे हम लोग और डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वो और भी कम होती जाएगी। दैट्स द रीजन जहां से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलते हैं हम लोगों को। टू सस्टेन दिस फैक्ट एंड टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ द बेंडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंट्रोड्यूस। दोबारा से भैया ये फैक्ट को समझने के लिए, वेलोसिटीज के और बेंडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ने एक टर्म निकाला जिसको बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समझो क्या होता है। कंसीडर रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। यहाँ पे वेलोसिटी v1 मीडियम 1 में है v1 और मीडियम 2 में है v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये बात समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत यहाँ गलती करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखो जहां पे लाइट जाती है, जहां पे लाइट जाती है और जहां से लाइट जाती है हम लोग उसका रेफरेंस लेते हैं। दोबारा से मैंने क्या बोला? जहां पे लाइट जा रही है, जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव ग्लास में जा रही है, वो एयर से जा रही है, तो यू कैन सी ग्लास में जा रही है और एयर से जा रही है, तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्या बोलेंगे बच्चों? यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n 2 1। 2 1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ऐसा पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 को बोला गया इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आप काफी लोग कंफ्यूज हो गए तो ऐसा क्यों बोला गया, तो समझते हैं जरा कैसा बोला क्यों गया। ये तो समझने के लिए ना पहले हमको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही क्या है।
बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट, मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको बच्चों सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एयर या वैक्यूम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, जैसे हम लोग निकालना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो हम लोग क्या बोल रहे होंगे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझ गए? अब समझो, अगर हम लोग निकालना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन ग्लास, तो कैसे लिखेंगे दोबारा से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी आई गेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इन ग्लास, ठीक है, ओके। अरे भैया, अच्छा, अगर अगर हमको, क्या हो रहा है भैया, ये हम लोग अगली साइड पे चले जा रहे हैं बार बार। चलो, अगर हमको बोला जाए कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, पहले तो हम लोग आर जी अपॉन आर डब्ल्यू नहीं लिखते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर नहीं एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि थोड़ा सा नया है और अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग दिया भी है। जैसे कहीं बुक्स में वो एन गिवन है और कहीं बुक्स में वो म्यू से गिवन है, म्यू इज यू का फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको घर में अगर चिंटू बोले, मिंटू बोले या पिंटू बोले, आप तो आप ही रहोगे ना। ठीक है, अब फैमिली में आपके हो सकता है आपके कुछ रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त आपको अलग अलग नाम से पुकारते हो, कुछ थोड़े से नाम ऐसे भी होंगे जो ऑब्जेक्शनेबल होंगे, जिससे आप नहीं चाहते हो कि वो आपको पुकारें, लेकिन फिर भी आपको वो पुकारते हैं, कुछ मधुर वचन, राइट? तो जब वो आपको उस नाम से पुकारते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपका एंटी वो हो गई है, नहीं, आप हो। तो ये बस ये सिंबल है, आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जब भी हम लोग बोलेंगे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो हमारा कहने का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा वाला अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला वाला। और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर, जो मैंने ये लिखा पहले वो समझो कि क्या मैंने लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसका मतलब है म्यू टू अपॉन म्यू वन। किसी बुक में अगर ऐसा लिखा हो एन टू वन, तो बुरा ना मानना, दैट इज ऑल्सो एन टू अपॉन एन वन। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है मानो एन वन टू, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये उल्टी बात लिखी है बच्चों। ठीक है, ये बात बिल्कुल उल्टी लिखी है, म्यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो तुम इसको। इसको पहले समझ लो कि इसको समझने पे आपको बाकी कंफ्यूजन्स कम हो जाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लो आप अच्छे से, सब लोग पहले इस बात को समझ लो, पक्के से गांठ मार लो इस पे। चलो अब समझो, एन जी अपॉन एम डब्ल्यू। अब हमने एन जी क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो क्या बोला हम लोगों ने, हमने कहा सी अपॉन वी। क्या होता है भैया, सी अपॉन वी, वी कौन सा, ग्लास वाला, अपॉन करा। एन डब्ल्यू क्या था, सी अपॉन वी डब्ल्यू, सी अपॉन वी डब्ल्यू। अगर मैं रूल ऑफ एबीसीडी लगाऊं, तो ये गया भैया सबसे ऊपर, ये गया इधर एक्सट्रीम एक्सट्रीम के संग, मीन मीन के संग। तो C इंटू वी डब्ल्यू हो गया C इंटू वी जी। अगर ध्यान से देखो, C से C मर गया, क्या बचा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। आप देख पा रहे हो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो उल्टे हैं वेलोसिटीज के। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैंने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू अपॉन वन। जैसे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब अगर n2 अपॉन n1 को मैं वेलोसिटी से कंपेयर करूं तो वेलोसिटी उल्टी आ रही है, दैट इज v1 अपॉन v2। इसका मतलब है n, सॉरी, v w अपॉन v g, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ रही है मेरे बच्चों? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है और ये पकड़ गए तो भैया कहानी बन जाएगी पूरी, समझ रहे हो, मजे आ जाएंगे आपको। दैट इज refractive index of 2 with respect to 1 is equals to v1 upon v2। ठीक है, दैट्स द अपोजिट रेसिप्रोकल रेशियोज। उल्टे होते हैं बच्चों ये, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इनवर्स रिलेशन मिल रहा है आपको वेलोसिटीज के संग। सही बात है, सही बात है बच्चों, सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलो ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कह रहे हैं अगर हम लोग बात करें वन की टू से, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, भैया एन वन अपॉन एन टू, तो क्या हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन, वेलोसिटीज उल्टी हो जाएंगी, वी टू अपॉन। सिमिलरली चलो अच्छा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तुमसे मैंने कहा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये बात समझ रहे हो? तुमसे मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो,
तो refractive index of glass upon refractive index of water, that is velocity of light in water upon velocity of light in glass. तुमसे मैंने कहा refractive index of alcohol with respect to लिम्का निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिम्का इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिम्का अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अल्कोहल। क्या बात है, आ रहा है समझ में भाई साहब? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुमसे मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लाइम विद रिस्पेक्ट टू कोक निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लाइम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कोक अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्लाइम। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हो? अब ये स्लाइम जो मैंने लिया है समझना कि स्लाइम पूरा वो सॉलिड वाला स्लाइम नहीं है, वो सेमी सॉलिड वाला स्लाइम है जो थोड़ा सा एक और रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट दोनों कर रहा है, या सेमी सॉलिड स्टेट। ठीक है, यही बात हम लोग कहना चाह रहे थे बच्चों। अब यहाँ पर देखो कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, थोड़ा थोड़ा याद कर लो। जैसे एयर का होता है 1, ऑलमोस्ट 1 याद रखो आप। वाटर का होता है 1.33, डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.42। ठीक है, ग्लास का होता है 1.52, और ऐसा याद रखो। एयर का याद कर लो 1, वाटर का याद कर लो 1.33, नोट कर लो बच्चों उसको एक तरफ। ग्लास का याद कर लो 1.5। ग्लास बहुत तरह के होते हैं बच्चों, फ्लिंट ग्लास और बहुत अलग अलग टाइप हैं। मिक्स ग्लास होते हैं, फ्लिंट ग्लास होते हैं, लेकिन हमें उसमें डाइव नहीं करना है अभी, नॉर्मल जनरल ग्लास की बात कर रहे हैं हम लोग। और डायमंड का कुछ आपको 3-4 पता होने चाहिए, वैसे तो एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होने चाहिए। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। कंडीशन वेन देयर इज नो चेंज इन द लाइट रे ऑफ लाइट। बच्चों हमेशा देखना, अगर लाइट परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी, नॉर्मल के अलोंग आएगी, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ब्लैक कलर आपको शायद दिख रहा हो, वी चेंज द कलर। अगर लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आएगी 90 डिग्री सरफेस से, नॉर्मल से 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में बच्चों कोई भी डेविएशन नहीं होगा। दोबारा पढ़ते हैं। When the angle of incidence at the surface of boundary of two medium is 0, when the refractive index of medium 2 is the same as that of the refractive index of medium 1। दो कंडीशन है। पहला, जब थीटा होगा 0, मतलब एंगल आई जो है हमारा वो है 0, तो हो गया हमारा नो डेविएशन। और दूसरा, जब जो मीडियम 1 है वही मीडियम 2 के बराबर है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 है हमारा वो n2 के बराबर है। ऐसा करने पे दोनों ही फेज की वेलोसिटी भी सेम रहेंगी, तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। दोनों ही फेजेस में वेलोसिटी सेम होंगी, तो कोई भी डेविएशन करने के लिए होगा ही नहीं, तो डेफिनेट क्यों ही होगा भाई साहब, कॉमन सेंस की बात है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या रहा है? चेंज इन द स्पीड, डायरेक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। भाई बहुत ही देखो, मैंने सब कुछ छांट छांट के अपने पहले से निकाला हुआ है, आपको बस अच्छे से रीड करना है उनको। ठीक है, जहां आपने अच्छे से रीड कर लिया आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? change in speed, direction and wavelength of the light due to refraction. Due to the change in the speed of the light from one medium to the direction of the ray of light changes expected from 0 to 90। भैया हाँ की ना? डायरेक्शन चेंज होती है स्पीड चेंज होने से। स्पीड कैसे? स्पीड व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट स्पीड डिक्रीजेस। सही बात है। अगर हल्के से भारी में जाओगे बच्चों, हल्के में जाओगे तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, भारी में जाओगे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पास पास आने पर उनकी स्पीड हो जाएगी कम। इसका उल्टा कर दो, अगर पार्टिकल पहले दूर दूर होंगे और अब पास पास, पहले दूर दूर थे अब पास पास आ गए तो वेलोसिटी हुई कम। अगर पहले वो पास पास थे अब दूर दूर हो गए, पार्टिकल पास पास थे पहले, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा था, जैसे ग्लास में ट्रेवल कर रही थी लाइट, ठीक है, मानो लाइट रे पहले इस प्रिज्म में ट्रेवल कर रही थी, इस प्रिज्म में ट्रेवल करते हुए वो बाहर निकली, प्रिज्म के अंदर ग्लास है, ग्लास के पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, हाई और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लो स्पेसेस, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम। लेकिन जैसे वो बाहर निकलेगी उसको मिल जाएगा खुला खुला माहौल, खुले खुले माहौल में भागेगी बहुत तेज, स्पीड स्पीड हो जाएगी बहुत ही तेज। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई साहब? बोल दो हाँ की ना, फटाफट से हाँ की ना। तो स्पीड भैया समझ आ गई, फ्रीक्वेंसी समझो। अब फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भैया फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होती है जब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है? तो नहीं, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है बच्चों, सोर्स से लाइट आ रही है, तो इसलिए कभी भी फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती है रिफ्रैक्शन के दौरान। क्या बोला मैंने? रिफ्रैक्शन के दौरान वेलोसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ का क्या होगा बच्चों? वेवलेंथ इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड। बच्चों v चेंज होगा। अब देखो v, देखो जो ये हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, रखना
जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है v इज, ये हमने साउंड में पढ़ा हुआ है क्लास 9 में साउंड पढ़ा था हम लोगों ने, यही पढ़ा था v इज इक्वल्स टू n या फिर f लैम्डा, याद है? v इज इक्वल्स टू n लैम्डा या फिर f लैम्डा, याद है? वही फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लैम्डा चेंज होगा, चेंज चेंज नो चेंज। देखो c चेंज हो रहा है, दैट्स द वेलोसिटी, लैम्डा चेंज हो रहा है, दैट्स द वेवलेंथ। ये दोनों ऐसे चेंज होंगे कि ये कांस्टेंट रहे, ठीक है? जैसे ये इतना बढ़ेगा कि जितना ये बढ़ जाए जिसकी वजह से ये कांस्टेंट रहे, तो c और लैम्डा में ऐसे चेंजेस आएंगे कि जिसकी वजह से हमारा फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि c अपॉन लैम्डा हमारा फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, और फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि c अपॉन लैम्डा उसको बैलेंस कर रहे होंगे। ओके, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो चेंजेस बिकॉज़ इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेंस द अनचेंज। तो इस फॉर्मूला को भी भैया हमको यहाँ से समझना पड़ेगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। समझ आ रहा है? भाई पानी पी लो यार थोड़ा सा, इट्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, ठीक है? 5 सेकंड की आंखें बंद कर लो अपनी स्क्रीन से, अगर आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो तो। ओके, डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस और लोड। अपने हैंड रब कर लो और आईज पे लगा लो फॉर 5 to 10 सेकेंड। टेक अ स्मॉल छोटा सा ब्रेक ब्रेक, जैसे कि हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर पाए। ओके, चलो कूल, लेट्स स्टार्ट फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट फर्दर। ओके, तो फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले क्या बात करी हम लोग ने? तो यहाँ बात करी थी फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, हमें कुछ 3 फैक्टर मिले, स्पीड, डायरेक्शन और वेवलेंथ के बारे में। हमें क्या पता, स्पीड चेंज होगी भैया, स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहे थे हमने बात कर ली। चलते हैं आगे। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कह रहा है अगर नेचर ऑफ द मीडियम है ऑप्टिकली डेंस है तो स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट द मीडियम रिलेटेड टू एयर, हायर द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे देखो यार, सिंपल सी बात है, मीडियम भारी होगा, मीडियम हल्का है स्पीड तेज है, मीडियम भारी हुआ स्पीड धीमे हो गई। फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, टेम्परेचर भैया कह रहा है विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इंक्रीजेस, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस। कह रहा है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स गए दूर दूर, पार्टिकल्स गए दूर दूर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल गए दूर, पार्टिकल गए दूर तो साउंड और लाइट के स्पीड को मिला चांस और तेज ट्रेवल करने का, वो और तेज गए, स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया उस मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा मीडियम उतना अच्छा है लाइट के ट्रेवल करने का, समझो इस बात को। जैसे एयर था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, एयर था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, बहुत ही बढ़िया। लाइट चाहेगी कि हमेशा वो इस मीडियम में ट्रेवल करे, कभी इस मीडियम में ना करे, लेकिन जाना पड़ सकता है इसमें। जैसे आप लोग हो, जहां पर आप सबसे कंफर्टेबल हो, यू वांट टू बी देयर, बट लाइफ से एक्सेल करने के लिए हमको दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना पड़ता है, हमें अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ता है, हमको एक्सेप्शनल वर्क करने पड़ते हैं जिससे कि हमारी एक आइडेंटिटी बने, हम अपने को प्रूव कर पाए, हम समाज में और अपने लिए एक स्टैंड ले पाए। इट्स नॉट फॉर द अदर बट फॉर अस ओनली, कि हम अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी अपने पेरेंट्स, गार्जियन, अपने टीचर्स के लिए, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंटली एक मुकाम हासिल कर पाए। दैट इज व्हाई वी ऑल आर मूविंग अहेड, राइट? इज अ फाइट ऑफ गेटिंग एक्सीलेंस, राइट एवरीवन? एंड द फाइट इज विद यू ओनली, इट्स नॉट विद एनी अदर वन। आप खुद से लड़ाई लड़ रहे हो अपनी। नेवर थिंक यू आर doing this for any of your XYZ competition. You are doing this all for yourself. आप खुद अपनी जर्नी में खुद के कॉम्पिटिटर हो। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आपको मजे आएंगे, आपको मजे आएंगे, किसी और को नहीं, ठीक है? उतना आप एक्सेल कर रहे होगे, आप सक्सेस को रीच कर रहे होगे अपनी। चलो बहुत बढ़िया, मजे आ गए भाई साहब। फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तीसरा हमारा पॉइंट है कलर और द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट भैया हमारे कलर पे डिपेंड करती है, अलग अलग कलर के अलग अलग स्पीड्स होते हैं, बट इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। याद रखना, इन द डिफरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट्स आर ऑल्सो डिफरेंट इन देयर कलर के पैटर्न्स में। दैट इज वाई ना हमको विबग्योर दिखता है, हमको अलग अलग कलर्स दिखते हैं क्योंकि उनकी स्पीड्स अलग अलग है, बेंडिंग अलग अलग हो रही होती है उनकी। इन द मीडियम रेड लाइट ट्रेवल्स द फास्टर, याद रखना बच्चों, रेड लाइट इज द फास्टर वन, वॉयलेट इज द स्लोएस्ट वन, देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर फॉर द वॉयलेट। अब देखो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है भैया। स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है। जहां पे वेलोसिटी फास्ट होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। दस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द
वेव लेंथ, बोलो हाँ कि ना भैया, क्योंकि v और लेमडा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो जैसा लेमडा बढ़ेगा तो ये भी कम हो जाएगा। v और लेमडा तो देखे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, जैसा v बढ़ रहा था तो लेमडा बढ़ रहा था, जिससे कि हमारा n कांस्टेंट रहे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। ठीक है, चलो ओके कूल। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को समझते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बच्चों? जैसे पहले तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि अगर लाइट मीडियम 1 से 2 में जाए और 2 से 1 में जाए तो क्या कोई डिफरेंस होगा? देखो, अगर हम लोग ये लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हाँ कि ना? और अगर हम लोग ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर आप इसमें और इसमें रिलेशन देखो तो दूसरे को उल्टे लिखे हैं, रेसिप्रोकल लिखे हैं, तो हाउ आई कैन आई राइट n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12, क्योंकि अगर लाइट रे ऐसे जा रही है तो वो n2 अपॉन n1 होगी, 1 से 2 में जा रही है तो n1 अपॉन n2 होगी, और ये दोनों दूसरे के उल्टे होंगे। तो कभी भी ऐसे बोला जाए, जैसे बोला गया, इस क्वेश्चन आता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जैसे 1.21 बोल दिया गया, ठीक है, मान लो वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, जस्ट एक्ज्यूमिंग। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? कुछ ना करना बच्चों, 1 अपॉन 1.21। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्यों आया? क्योंकि एन जी डब्ल्यू रेसिप्रोकल है एन डब्ल्यू जी का, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर बात करो वेलोसिटीज की, वेलोसिटीज निकाल सकते हो आप, ठीक है, इन्हीं के रेशियो से वेलोसिटी दे देंगी। अब जैसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एन जी, क्या लिखा हुआ है बच्चों? एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। तो वेलोसिटी क्या होगी? वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। बोलो हाँ कि ना? यहाँ क्या लिखा हुआ है? एन डब्ल्यू अपॉन एन जी। तो वेलोसिटी क्या होगी? वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, आप इनके रिलेशन से भी वेलोसिटीज निकाल सकते हो, कुछ आपको गिवन होंगी, कुछ आपको निकालनी होंगी। यू कैन फाइंड द वैल्यूज थ्रू हियर। ओके, चलो, तो म्यू 1 2 म्यू 2 1 एन लिखो या म्यू लिखो, मैंने बताया आपको दोनों का मतलब सेम रहने वाला है, बस नाम की अलग अलग परिभाषा है। एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा? अगर मैं ग्लास स्लैब ले लेता हूँ, ग्लास स्लैब मतलब ग्लास का एक टुकड़ा, ठीक है, हमारे पास रखे हुए हैं ग्लास के टुकड़े, कांच समझते हो, अगर हम लोग उसको ले लेते हैं और उसके थ्रू लाइट पास कराते हैं, लेट्स से मैं एक कांच के थ्रू लेजर लाइट को पास कर रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी मेरे लिए ये मेरे पास एक ये कांच का टुकड़ा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और मैं इस कांच के टुकड़े से, लेट्स से मान लो, इसको एज्यूम कर लो, ये कांच का टुकड़ा है नहीं, ये मैं एज्यूम कर लो, इससे अगर मैं एक लेजर लाइट को पास कराता हूँ तो इसके क्या क्या पाथ होगा, उसकी बात समझने जा रहे हैं हम लोग अभी। एक कांच के टुकड़े से लेजर लाइट या फिर कलर जो हमारा लाइट का है, पाथ जो लाइट का है उसका क्या होने वाला है, दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट अवे। तो देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कांच का टुकड़ा है और अगर इससे लाइट पास कराई जाती है तो लाइट अपनी सरफेस से बेंड हो जाएगी। वो कैसे होगी उसको समझते हैं, पहले तो इसको समझो। आप देखो, जैसे यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे एक कांच का पीस दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से एक लाइट को एंटर कराऊं, लेट्स टेक अ कलर दैट इज विजिबल थ्रू ऑल थ्री सर्फेसेस, ओके, सो ग्रीन विल वर्क, या ग्रीन विल वर्क। मान लो ये हमारी लाइट आ रही है, दिस इज आर इंसिडेंट रे, वो इस सरफेस पे टकराई। अब ये तो एयर था और अंदर ये ग्लास था बच्चों, ऊपर तो एयर था, ये अंदर तो ग्लास था। तो अंदर ग्लास में हम लोग जा रहे हैं तो क्या होगा? लाइट के लिए पहले हम लोग बनाएंगे नॉर्मल, बोलो हाँ कि ना? तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब हम लोग एयर से जा रहे हैं ग्लास में तो हम लोग जा रहे हैं रेयरर से डेंसर में। while going from rarer denser the light bends towards the normal, क्या बोलते हो? the light bends towards the normal, तो जिस लाइट को चले जाना था सीधे वो बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, और उसने आगे अपने पाथ को फॉलो करा क्योंकि अंदर तो पूरा ग्लास था। समझ पा रहे हो? उसने आगे अपने पाथ को फॉलो करा क्योंकि अंदर तो पूरा ही पूरा ग्लास था, तो उसने आगे अपने पाथ को फॉलो करा। लेकिन जैसे ही वो इस सरफेस पे पहुंची बच्चों, दोबारा से उसको एक इंटरफेस मिल गई। अब वो ग्लास से जाना चाह रही है एयर में, एयर दोबारा से मिल जाएगा उसको रेरर मीडियम। जैसे ही वो ग्लास से जाएगी एयर में तो फिर से बच्चों हमारा डेंसर से रेरर जा रही है, डेंसर से रेरर जाने पर लाइट जाएगी फास्ट, तो मूविंग farther from the normal, देख पा रहे हो? moving farther from the normal, that is our angle of emergent बच्चों, क्योंकि ये लाइट निकल गई, इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल एज इमरजेंट रे। लाइट बाहर निकल चुकी है अभी, और अगर हम लोग इसको देखें इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट रे,
दैट इज कमिंग थ्रू हेयर, तो ये जो लाइट रे होती है बच्चों, ये हमेशा जाती हैं पैरेलल, दे ऑलवेज गो पैरेलल। और इनके बीच में आप जो देख रहे हो, जो पाथ बन रहा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं, जो ये डिस्टेंस बन रही है, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट। व्हाट वी कॉल इट लैटरल शिफ्ट। मतलब लाइट अपने पाथ से इतना शिफ्ट हो गई, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो जा रही है ऐसे, दैट्स द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट। ये लाइट हमेशा पैरेलल जाएंगी और इतना शिफ्ट दिखेगा आपको, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। अभी आपके लिए जानना इतना जरूरी है, अगर आप इसको समझ पाते हो तो आप इस डायग्राम को समझ पा रहे होगे। देखो, आप देख रहे हो, ये हमारे इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे अपने पाथ से बेंड हुआ, उसने ये पाथ को फॉलो करा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल था। तो उसने इस पाथ को फॉलो करा, तो वो इस अंदर ऐसे चली गई, दैट इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। तो वो यहाँ पहुंची तो उसको दूसरा इंटरफेस मिला। इस इंटरफेस से आगे बढ़ने के लिए उसको अब जाना था डेंसर से रेयर में, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा ग्लास है लेकिन यहाँ पर हमारी एयर थी, तो लाइट को होना पड़ेगा दूर। लाइट होगी दूर तो वैसे ट्रेवल करेगी, क्योंकि इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो एंगल बनेगा दैट इज आवर एंगल ऑफ इमर्जेंट। अगर आप लोग इस लाइन को देख रहे हो, तो ये लाइन है हमारी द लाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ द इंसिडेंस, जो डायरेक्टली आ रही है। और इनका जो शिफ्ट है बच्चों, पैरेलल तो है ही ये, इन्हीं को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ द लाइट रे, ओरिजिनल लाइट रे। ओके, चलो यही बात पूरी यहाँ पे लिखी गई है, अब इसको पढ़ लेना। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो अब मेरे लिए काम बन गया, आप अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये वाला एंगल क्या होगा, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो ये एंगल क्या होगा। दोज हु हैव स्टडीड द पैरेलल लाइन, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, आप इस पैरेलल लाइन को और इस पैरेलल लाइन को देखो और इसको एज अ ट्रांसवर्सल लाइन देखो, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स द हिंट। आप वो एंगल निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। कह रहा है मल्टीपल रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं बच्चों, कैसे हम लोग को एक ही इमेज की बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, लाइट गई डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। इस बेंडिंग से बच्चों हमारे फिर क्या हुआ, ये बेंडिंग अंदर कॉन्टिन्यूस होती गई, कुछ लाइट रे हमारी बाहर निकलती गई, फ्रॉम डेंसर सूर्य जाते हुए अगर नॉर्मल गई, और हमें बहुत सारे इमेजेस फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा होता है बच्चों, अगर हमारे ग्लास सरफेस से इमेज देखें तो हमें मोर देन वन इमेज भी ऑप्टेन होती हुई दिखती है। दैट इज द रीजन कि वहां पर लाइट रे अलग अलग पाथ को फॉलो कर रही होती है। कुछ लाइट रे रेयर से डेंसर आती है, तो डेंसर से कुछ बाउंस बैक होती है, अपने रिफ्लेक्शन के फॉर्म फिनोमेना को फॉलो करती है। तो लाइट ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्ट ही करेगी, लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है और एब्जॉर्ब भी होती है बच्चों। तो याद रखेंगे, इट्स नॉट दैट ऑल द लाइट इज बीइंग ऑलवेज बीइंग, जैसे मैं अगर एक ग्लास प्रिज्म से लाइट पास कराऊं, तो अब अगर जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ग्रीन कलर इज नॉट वेरी विजिबल, मुझे सारी लाइट क्लोज करनी पड़ेंगी विजिबल करने के लिए। तो कुछ लाइट रे पास हो जाएगी बच्चों इससे, दिस इज ग्रीन लाइट। ठीक है, अगर आपको दिख रही हो तो मैं कैमरे पे नहीं डालूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस, इट मे कॉज some damages especially to the lenses and glasses and the eyes। ठीक है, तो अगर इसको मैं पास कराता हूँ यहाँ से, तो कुछ लाइट रे मुझे दिख रही है कि सामने जा रही है, बेंड होते हुए जा रही है, वो अपने प्रिज्म से फॉलो वाले पाथ के फॉलो कर रही है। और कुछ लाइट रे मेरे हाथ पे नीचे भी आ रही है कि वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रिफ्लेक्ट ही करेगी। लाइट अगर पार्टिकल से टकरा रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी करेगी, उसको खाली मीडियम मिल रहा है तो रिफ्रैक्ट भी करेगी, और कुछ पार्ट हमेशा एब्जॉर्ब भी होता है लाइट का। तो इसका एक क्लियर एग्जांपल था। बात करते हैं प्रिज्म की, जो हम लोग अभी देख रहे थे, हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्रिज्म। प्रिज्म से ये डेविएशन कैसे होता है, लाइट कैसे पास होती है, वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ द प्रिज्म इन दिस केस। ओके, चलो, तो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हमने अभी देखा, हम लोग ने बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द light that is passing through one medium of prism to another medium। तो प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होगा, हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। चीयर्स टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉरवर्ड। ओके, तो दिस इज द चीयर्स फॉर द प्रिज्म। ये ग्लास मेरा नहीं है, ठीक है, कुछ और ना समझना तुम लोग। और ये ग्लास उस पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं यूज करा जाता जिस पर तुम लोग सोच रहे हो, जहां तक तुम लोग सोच सकते हो। डोंट गो देयर। ओके, चलो, प्रिज्म क्या होता है, अभी अभी देखा आप लोगों ने। प्रिज्म क्या है भैया, प्रिज्म क्या है भैया, देख पा रहे हो प्रिज्म को सब लोग? आई थिंक नाउ यू गाइस कैन सी बेटर विद, देखो ये होता है फ्रेम का डिफरेंसेस। ठीक है, आपको शायद अब थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। क्या है प्रिज्म, आपको ध्यान ध्यान से देखो तो आपको दो
ट्राइंगुलर सरफेस दिख रही होंगी, एक आपके सामने और एक मेरे सामने, ये दोनों। और आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कुछ रेक्टेंगुलर सरफेसेस, 1 2 3, 1 2 ट्राइंगल, 1 2 3 रेक्टेंगुलर स्लैब्स। यही इसी कॉम्बिनेशन बनाता है हमारा एक प्रिज्म। ठीक है, देखो दो ट्राइंगुलर, ये टेंट दिख रहा होगा, अगर कोई सीढ़ी में देखो कोई टेंट दिख रहा होगा, तो टेंट को उठाओ अंदर घुस जाओ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रिज्म इन ऑप्टिक्स इज अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल कट विद अ प्रिसाइज एंगल एंड अ प्लेन सरफेस यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द लाइट। हमसे नहीं पता जाएगा, लेकिन हाँ स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा फॉर्म करता है, और नई ट्रायंगुलर प्रिज्म कैन सेपरेट द व्हाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। जब लाइट रे को बच्चों डिस्पर्स कर, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, जिसको मिलते हैं स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। लाइट को वो डिस्पर्स करता है, तो स्प्लिटिंग अब बोल सकते हो, सेपरेटिंग द लाइट फ्रॉम व्हाइट टू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत ही अमेजिंग फिनोमेना होता है बच्चों, और यही आप देखते हो रेनबो फॉर्मेशन के टाइम भी। बस वहां पर प्रिज्म ना हो के वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो प्रिज्म की तरह वर्क कर रही होती हैं, और वो आपके डिस्पर्जन के फिनोमेना को फॉलो करते हुए आपको 7 कलर्स का एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस देती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द रेनबो कि आप जब भी उसको देखो, विबग्योर के जब भी आप देखोगे, आपको वो सेमी सर्कुलर ही दिखेगा, कहीं से भी आप उसको देखो। ठीक है, चलो अब ये कैसे फॉलो होता है इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। डायग्राम भी हमारे लिए थोड़ा सा खास है ये, पहली बार में हो सकता है अगर आप पढ़ रहे हो तो समझ ना आए, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो समझते हैं मेरे बच्चों। चल जा भाई। देखो पहले तो एक फिगर को समझते हैं। ये फिगर को समझने से पहले मैं एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, जिससे आप मोटा मोटी तौर पे कुछ काम की चीजें देख पाओ। ठीक है, मान लो ये अपना ट्राइंगल प्रिज्म है ए बी सी। हम लोग इसके ट्राइंगुलर सरफेस को आगे रख रहे हैं, और इसके जो रिफ्रैक्शन करा रहे हैं उसका एक आपको 2D डायग्राम बना के दिखाते हैं। ठीक है, मान लो लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई सरफेस पे, ये अपना एयर था, ये अपना ग्लास था, और ये अपना दोबारा से एयर था। तो लाइट अभी एयर से ग्लास में आ रही है बच्चों। पहले तो इस सरफेस को नॉर्मल बनाना पड़ेगा हमको। इस सरफेस की नॉर्मल से परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट इज गोइंग टू दिस लाइन। ठीक है, ये सरफेस है, ये समझो पेन, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये बनेगी। तो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट। मानो ये अपना नॉर्मल बना, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वन, क्योंकि एक तरह नॉर्मल बनेंगे, तो लेट्स कॉल इट नॉर्मल वन। आप लोग मुझे बताओ बच्चों, अभी अगर ये नॉर्मल है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है बच्चों। अगर लाइट रे, सुनना बहुत ध्यान से, अगर लाइट रे सेम मीडियम में ट्रेवल करती तो सीधी चली जाती, बेंडिंग ना होती। लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, तो लाइट अभी रेयर से डेंसर आ रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जो लाइट ऐसे जा रही थी वो नॉर्मल की तरफ, क्योंकि नॉर्मल इधर है बच्चों, ये नॉर्मल है हमारा, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब है कि इट विल गो लाइक दिस, बेंड हो गई थोड़ी सी। ठीक है, अब इस सरफेस पे पहुंची, अब ये सरफेस ऐसी है, देखो ये ऐसी थी तो ये ऐसी है, दोनों उल्टी सरफेसेस हैं बच्चों, अलग अलग हैं। देखो इनका इंक्लाइंड अलग है। अगर इसको ऐसे रखती तो इसका नॉर्मल अब बनेगा इधर। ठीक है, अब इसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, पहले हम उसको नॉर्मल बना देते हैं हम लोग इसको। लेट्स ड्रॉ इट्स नॉर्मल n2। तो समझ आ रहा है, पहला नॉर्मल n1 था, दूसरा नॉर्मल n2 है, और n2 के बीच में हमारा एंगल है, इसको बोल देते हैं हम लोग, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस है। लेकिन अभी के लिए इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका कुछ और नाम है। लेकिन हाँ, ये जरूर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। ठीक है, अच्छा, अब लाइट रे जा रही है बच्चों ग्लास से एयर में, जैसे ही इस इंटरफेस पे आई है वो जा रही है ग्लास से एयर में। ग्लास से एयर मतलब डेंसर से रेयरर। डेंसर से रेयर का मतलब होता है बच्चों, अब स्पीड होगी तेज और लाइट भागेगी बहुत ही तेजी, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट अब जाएगी दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल था, अगर लाइट रे को बेंड ना होना तो चली जाती, लेकिन बेंड होना पड़ेगा उसको, क्योंकि जा रही है नॉर्मल, तो वैसे चली जाएगी वो भैया नॉर्मल से दूर। क्या ये बात समझ आई तुमको? अगर तुम लाइट से देखो तो लाइट ये गई, लाइट बेंड हुई, फिर लाइट रे ऐसे गई, तो ये हो रहा है आपका फिनोमेना। देखो लाइट गई, गई और गई। लेकिन बच्चों इसी दौरान कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एंगल्स बनते हैं, वो समझो। जैसे जो हमारा ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ऊपर आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल, जितना जितना हमारा एंगल होता है उसको, ये हमको बोलते हैं हम लोग उसको एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है हमारा ये। ठीक है, दिस इज आवर एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज आवर एंगल ऑफ
प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का एंगल है हमारा ये, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब जिस एंगल पे लाइट रे निकली उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंट। और एक बात समझो, लाइट आई कैसे है? ऐसे। लाइट गई कैसे है? ऐसे। तो मतलब ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी इमर्जेंट रे है, तो लाइट डेविएट कितनी हुई? अगर मैं इसको पीछे मिला दूं तो ये क्या मिल जाएगा हमको? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर मैं इस लाइट को पीछे मिला दूं तो ये क्या मिल जाएगा अपने को कि कितना लाइट अपने पास से डेविएट हुई। आने वाली लाइट ये थी, जाने वाली लाइट ये है, तो क्या इतना लाइट डेविएट नहीं हुई अपने पास से बच्चों? कैसे जाके कैसे होगा ये? तो दिस इज द डेविएशन, राइट? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। नहीं समझ आया? इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। रिप्रेजेंट करते हैं जनरली रो से, या फिर हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। ओके, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस समझ आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन समझ आ गया। अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं और भी चीजें देखते हैं। ओके मेरे बच्चों, अच्छा अब समझो, जैसे हमारा जो ये जो हमारा रो बना है, इसको रो बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अगर आप इंटरनल ट्राइंगल, इसको एक ट्राइंगल मान लो, तो भैया द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो ये रो वन प्लस रो टू के बराबर होती है। तो ये बात आप याद रख सकते हो बच्चों। और एक और रिलेशन होता है बच्चों, जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ये R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये R1 और R2 क्या है? पहली सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन और दूसरी सरफेस के लिए इंसिडेंट, R1 और R2 से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। और अगर हम लोग एंगल A प्लस डेल्टा की बात करें, A प्लस डेल्टा मिला के हमको ये और ये पूरा दे देते हैं बच्चों। ये और ये अगर हम लोग R1 प्लस डेल्टा 1 और ऐड कर दें R2 प्लस डेल्टा 2, तो आप देख पा रहे हो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल पूरा आ गया। क्या देख पा रहे हो बच्चों? बता दो बता दो बता दो, क्या नोटिस कर पा रहे हो आप इस बात को? इस पूरे एंगल को और इस पूरे एंगल को। और क्या ये वाला एंगल ये वाले एंगल्स के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू? तो क्या इसको और इसको मैं I1 बोल सकता हूँ और इसको मैं I2 बोल सकता हूँ? तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाता है, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये कुछ रिलेशन है, आपको याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कहाँ से आए हैं? इसकी प्रूविंग्स हैं हमारे पास, जो कि हम लोग आगे देख लेंगे। ओके चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पता है हम लोगों को। तो ये बात आई होप समझ आ गई होगी, दैट इज द प्रिज्म। ओके चलो, प्रिज्म का ये कहानी समझ, ये नोट कर लो, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट ऑल दीज फॉर्मूलाज, उसके बिना काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको ये। ओके 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 ओके, समझ पा रहे हो बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बात हम लोगों ने कर ली, अब बात करते हैं रियल और एपरेंट डेप्थ की। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 45-50 मिनट्स टू द वीडियो। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं रियल और एपरेंट डेप्थ की। अब रियल और एपरेंट डेप्थ क्या होती है? हमने देखा था कि कोई कॉइन को अगर हमने वाटर में डाला, लेट्स से हम लोग ने एक कॉइन को या फिर एक ऑब्जेक्ट को वाटर में डाला, और वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से हमको थोड़ा ऊपर दिखा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हमको अपने प्लेस से देखने में थोड़ा सा ऊपर दिखा। देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो बॉल है, एक्चुअली में आपको जहां दिख रही है ये वहां नहीं है, बिलीव मी बच्चों। और आपको जिस साइज की ये दिख रही है, ये उस साइज की भी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से इसको देख रहे हो। बट टू टेल यू ऑल, ये बॉल काफी अंदर है, हमको ऊपर दिख रही है, और इसका साइज काफी छोटा है। आई थिंक ये आपको देख पा रहे होगे। दैट इज द पावर, that is a power of refraction, is a power of refraction। cheers। ठीक है, तो द पावर ऑफ रिफ्रैक्शन, जो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है वहां पर वो पानी के अंदर होता नहीं है। ओके, या फिर दूसरे मीडियम्स में होता नहीं है। दैट्स आल्सो द रीजन कि आपको जहाँ पे स्टार दिख रहे हैं वहां पे स्टार नहीं है, स्टार उससे थोड़ा सा दूर हैं, इट्स नॉट एट द सेम पोजीशन, क्योंकि लाइट रे वहां से हमको अलग अलग मीडियम से होते हुए आ रही है। तो हमको वो पाथ दिखेगा जो हमारी आंखों के लिए स्ट्रेट होगा। हम लोग वो आने वाले लास्ट इमर्जेंट रे से हम लोग देखते हैं पाथ कहाँ पर है, हमको पाथ कुछ और दिखता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है बच्चों। ये कॉइन यहाँ रखा है मानो, ठीक है, ये कॉइन यहाँ रखा हुआ है। अब इस कॉइन से जब लाइट रे जा रही है तो उसको एक पाथ फॉलो करना पड़ रहा है। देख पा रहे हो आप कि लाइट रे गई 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 गई, ग्लास में जा रही थी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ बच्चों, लेकिन जैसे ही वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 में गई, तो अगर मैं मान रहा हूँ कि ये वाटर है और ये एयर है, तो ये डेंसर हो गया और ये रेयरर हो गया, तो लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रे दूर चली गई है, लाइट रे अगर दूर गई है मेरे बच्चों,
तो हमें तो दिखेगा ना कि भैया ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है लाइट का, तो हमको ये कॉइन ऊपर दिखेगा, और जो ये पोजीशन में शिफ्ट होकर उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। और ये जो पोजीशन है हमारी, ये एपरेंट पोजीशन है, और जो ये पोजीशन है हमारी रियल पोजीशन है। ओके मेरे बच्चों, सो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डेंसर मीडियम व्हेनेवर viewed from a rarer medium appears to be at a depth less than the real depth. This is because of the refraction of the light. अगर हमको बोला जाता है कि भैया ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का वैल्यू क्या आएगी, जो एपरेंट डेप्थ होती है वो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होती है। जो भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उससे वो डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ओके। और अगर हम लोग बात करते हैं शिफ्ट की, तो शिफ्ट कितना हुआ बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो शिफ्ट कितना है, रियल माइनस एपरेंट कर दें तो ये हमारा आ जाएगा शिफ्ट। अगर शिफ्ट निकालना है तो क्या करा हमने, शिफ्ट निकालने के लिए रियल जो हमारी डेप्थ थी उससे माइनस कर दिया एपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ ये थी, मानो यहाँ पर हमारा रियल ऑब्जेक्ट रखा था ए, उसकी पोजीशन हमको यहाँ मिली बी पे, तो ये हमारी रियल वैल्यू थी, ये हमारा शिफ्टेड वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारी वैल्यू जितनी ऊपर गई है वो निकालने को आ जाएगा, दैट इज व्हाट, ए माइनस बी, द पोजीशन ऑफ ए। अगर इसको मैं ए मानता हूँ, बी को मैं बी मानता हूँ, ठीक है, तो ए माइनस बी जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा शिफ्ट, दैट इज रियल डेप्थ माइनस द एपरेंट डेप्थ। एंड एपरेंट डेप्थ को कैसे ने बोला हम लोगों ने, हमने बोला भैया रियल माइनस एपरेंट इज व्हाट, रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल को अगर पकड़ लें कॉमन तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 upon mu, that is the shift, that is our shift in the medium। ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा shift, that is real upon 1 minus 1 upon mu। ओके कूल बच्चों, consequences of refraction of light ये पढ़ लेते हैं। consequences of refraction of light के बहुत सारे फिनोमेना हैं, जैसे कि डिलेड सनराइज, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। पहला एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो एक्चुअली में जो सन हमको उगता हुआ दिखता है जिस टाइम पे, उस समय वो वहां पर नहीं होता, वो तो उससे नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो हम लोग जब होराइजन पे होते हैं बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं, जिसकी वजह से लाइट हमको स्ट्रेट ना आके बेंड होते आते हुए दिखती है। जब लाइट रे बेंड होती हुई आती है, हम तो उसको स्ट्रेट लाइन में फॉलो करते हैं, तो एक्चुअली हमको उसको दिखती है यहाँ पोजीशन। जो सन एक्चुअली में यहाँ पर है वो हमें दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज अ रियल पोजीशन एंड दिस इज अ एपरेंट पोजीशन। दोबारा समझो, द सन which is located at below the horizon, when it when the light travels and comes to our eye because of the atmospheric refraction। यहाँ पे कीवर्ड है बच्चों हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, क्या लिखा है बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर के थ्रू, उसकी वजह से हमको जो लाइट है वो जहां से आ रही है वहां पर नहीं, बल्कि उसकी एक एपरेंट पोजीशन पे दिख रही होती है। तो हमको सन जो होता है वो 2 मिनट जल्दी उगता हुआ दिखता है, इसीलिए हम लोग शायद बोलते हैं मुंह में पास है कि 2 मिनट और सो लेने दो नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, दैट्स तो हमारा आलस है भैया वो तो, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं ऐसा। और इसी वजह से होता है बच्चों डिलेड सनसेट भी, कि सनसेट जब होता है दोबारा से सन एक्चुअली में सेट हो गया होता है, हमको ऊपर दिख रहा होता है, तो डिलेड सनसेट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ इट। जब स्टार ट्विंकल करते हैं, मैंने आपको बताया अभी, तो लाइट रे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से क्रॉस करके हमके ऊपर आ रही होती है। पता है कि एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट लेयर एंड देयर ऑप्टिकल डेंसिटीज आर आल्सो वेरी डिफरेंट। द वन विच इज रेयरर, जो हल्की है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि हल्की हवा ऊपर जाती है, बहुत सिंपल सी बात है, सबसे ऊपर लेयर है, दैट इज द सबसे हल्की वाली, उसके नीचे उससे भारी, उसके नीचे उससे भारी, उससे, आपको पता है लिथोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर में पढ़ा हुआ है डिफरेंट लेयर्स के बारे में। स्ट्रेटोस्फीयर, आप जब उन लेयर्स के बारे में पढ़ते हो तो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज भी अलग है, उनकी अलग अलग लेयरिंग है बच्चों, पूरी पूरी किलोमीटर्स की। तो जब लाइट रे डिफरेंट मीडियम्स में आती हैं तो भी उनकी बेंडिंग होती है। बेंडिंग कुछ ऐसे होती है कि हमेशा लाइट रे एक रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही होती है, तो लाइट रे हमेशा बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमको लगता है कि भैया अगर मानो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, तो हमको दिखता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एक्चुअली में, तो हमको लगता है भैया कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में किसी और पोजीशन पर है, और हमें इसकी रियल पोजीशन ना दिखते हुए इसकी अपरेंट पोजीशन दिख रही होती है। और दैट इज व्हाट the twinkling of a star also suggests. So star twinkles on account of atmospheric refraction. A star undergoes the refraction many times before reaching to the earth. The light of the stars, the light that's coming through the stars, that go multiple refraction, that is why it appears to be
ट्विंकलिंग। और ट्विंकलिंग में एक और रीजन है बच्चों कि हमारा जो अर्थ है दैट इज नॉट स्टेशनरी। अब आप कहोगे सर हमें पोजीशन दूसरी दिखनी चाहिए, लेकिन वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों कर रहे हैं? व्हाई व्हाई वी हैव लर्न दिस पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कहाँ से आ गई? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों हो रहा है? रीजन कि भाई जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका भी मोशन हो रहा है, अर्थ के अर्थ का मोशन हो रहा है, इसकी वजह से हमको लगता है कि वहां पर रिलेटिव मोशन है। अर्थ इज मूविंग constantly moving with a particular velocity at a constant velocity, but stars तो नहीं मूव कर रहे हैं, स्टार तो वहीं लोकेटेड है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि हम मूव कर रहे हैं, स्टार मूव कर रहा है, लाइट अलग अलग एंगल अंदर गिर रही है, इसीलिए पोजीशन बार बार शिफ्ट हो रही होती है। पोजीशन के शिफ्ट की वजह से हमको दिखता है कुछ तो गड़बड़ है दया, बोलो हाँ की ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, और हमें दिखती है लाइट बेंड फ्रॉम द सरफेस। थोड़ी एनर्जी कम हो रही है बच्चों, लेक्चर लंबा हो रहा है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, थोड़ी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि टाइम हो चुका है 4:12 सुबह का AM। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी रैप अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्विक 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 कूल, चलो लेट्स रैप इट अप। और twinkling of a star due to the refraction of the position of the star apparent us is different from the actual one. Since the atmosphere bends straight light towards the normal, the star appears slightly higher. The star appears slightly higher above it than its actual position। बच्चों सही बात है, जहां पे स्टार है वहां से हमको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, वो देख पा रहे हो आप? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, since the atmosphere bends the star light to normal, the star appears slightly higher above the position. This apparent position of star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of the earth atmosphere are not stationary, resulting in the twinkling of the star. इस एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लो बच्चों, क्योंकि इस पे आएंगे आपके मार्क्स। ये आते हैं हमारे नेचुरल फिनोमेना के अंदर। नेचुरल फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो अर्ली सनराइज डिले सनसेट हो, चाहे वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो, ये फिनोमेना हमारे बेस्ड हैं इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे। अदर कॉन्सिक्वेंसेस, एक जो कॉइन जहां पर है वहां पर नहीं, उससे ऊपर दिखता है, हमको पता है बच्चों, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब समझते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला है उसमें से क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? बहुत ही क्रिटिकल है बच्चों, समझो जरा ध्यान से। मानो लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, जाने दो उसको भाई, बहुत ध्यान से समझो भाई, बहुत ध्यान से। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है लेकिन काफी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है बच्चों, क्या होगा? डेंसर से रेयर में जाने पे नॉर्मल तो क्या अबे जाती है बच्चों, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अच्छा मान लो मैं बहुत हरकती हूँ, ठीक है, मैं बहुत खुड़पेची आदमी हूँ, लाइट रे ऐसे जा रही थी प्यार से, पहले ये एंगल था, मैंने इसको और बढ़ा दिया, मैंने इस एंगल को और बढ़ा दिया, मतलब एंगल बढ़ाने का मतलब है कि मैंने इस लाइट रे को अब ऐसे भेजा, तो क्या थोड़ा एंगल और बढ़ गया, टोटल एंगल ये हो गया बच्चों। तो क्या लाइट रे और बेंड होगी? बिल्कुल बेंड होगी सर, क्यों नहीं होगी? जितना आप एंगल आई बढ़ाएंगे उतना एंगल आर ही बढ़ेगा। बोलो भाई हाँ की ना, ये आई डैश हो गया, ये आर डैश हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं अभी भी नहीं मानूंगा। अब मैं लाइट रे को ऐसे की जगह और बढ़ा दूंगा, तो सर और बढ़ा दीजिए। अगर मैंने लाइट रे को और बढ़ा दिया तो देयर विल बी अ केस व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री मतलब द लाइट विल गो अक्रॉस द प्लेन ऑफ द सरफेस। ठीक है, अगर वो ऐसे जा रही है तो इफ इन अ केस इफ for a particular angle of incidence when the angle of refraction become 90 degree, that particular angle of incidence is called as angle of criticality or critical angle। दोबारा समझो, for a particular angle of incidence when the angle of refraction becomes 90 degree, that is our conditions on the critical angle। बस दो conditions हैं यहाँ पे। दो condition क्या है? light must travel from denser to rarer। सही भैया, क्योंकि तभी तो जाएगी away from the normal। बोलो हाँ कि ना? कंडीशन वन, नंबर वन, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। एंड सेकेंड कंडीशन इज कि एंगल आर शुड बी 90 डिग्री। एंगल आर अगर 90 हो जाएगा तो हमारा वीक क्रिटिकल का लॉ फॉलो हो जाएगा। अगर ये बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं भैया। देखो ध्यान से, लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी, लेकिन अगर एंगल बढ़ा दिया हम लोगों ने तो वो बन गया क्रिटिकल एंगल, बोल दिया गया थीटा आईसी या फिर आईसी। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को हम लोग आई नहीं बोलते बच्चों, आईसी बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बट क्रिटिकल है तो आईसी बोलेंगे उसको। ठीक है, अभी इसी का एक और फिनोमेना भी है। अभी हमने हरकतें छोड़ी नहीं, हमने हमने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम और बढ़ सकते हो। हमने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम और बढ़ सकते हो, अगर तुम और बढ़ोगे तुम वापस आ जाओगे, अगर तुम और बढ़ोगे तुम वापस आ जाओगे। दैट इज द कंडीशन for TIR, that's what we call as total internal reflection। Now this is not refraction। अभी ये क्या हो गया? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, जो येलो देख रहे हो आप, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो बोलते हैं TIR। R इज रिफ्लेक्शन हेयर बच्चों,
बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, पूरी की पूरी लाइट वापस आ गई। इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। दैट्स द कंडीशन फॉर TIR। ओके, चलो। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू द विच द लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रेयर बिकम्स 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब बच्चों नोट करते चल रहा आप लोग, ठीक है। चलो, ओके, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लो बच्चों, समझ लो और प्रूव कर लिया जाए। अब हमने क्या पढ़ा, साइन I अपॉन साइन R is equals to refractive index of constant मतलब mu2 upon mu1 if the light is going from medium 1 to medium 2, refractive index 2 is equal to 1 mu2 upon mu1। okay, तो if we write the relation in the terms of critical angle तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, अभी साइन, अगर क्रिटिकल एंगल है तो साइन IC बोलेंगे उसको, रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री, दैट इज mu2 अपॉन mu1, या फिर आप कांस्टेंट वैल्यू लिख दो, उसको कोई बात नहीं, आप चाहो तो उसको कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, सबको पता है, सब पता है। सिंस साइन 90 is equals to 1, तो I will be writing it sin IC is equals to mu2 upon mu1 which is equals to a constant value, right। तो यही हमारा है कंडीशन फॉर द क्रिटिकल एंगल, याद रखेंगे इसको, द कंडीशन फॉर द क्रिटिकल एंगल। फैक्टर इफेक्ट में क्रिटिकल एंगल क्या क्या है बच्चों, कलर है, बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम इज लीस्ट फॉर द वॉयलेट लाइट एंड मोस्ट फॉर द रेड लाइट, याद रखना। क्रिटिकल एंगल फॉर पर्टिकुलर मीडियम इज लीस्ट फॉर द वॉयलेट लाइट, दोबारा से, क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो डिपेंड करता है बच्चों वेलोसिटीज पे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी वेलोसिटी भी कम, ठीक है, उल्टा होता है। टेम्परेचर पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर मीडियम इंक्रीजेस। क्योंकि भाई आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल है, देख पा रहे हो। क्रिटिकल एंगल जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो लिखा हुआ है, तो इसके प्रोपोर्शनल है। ओके, तो दस द क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। TIR जस्ट अभी भी देखा, अगर लाइट रे पूरी पूरी बाउंस बैक हो जाएगी तो दैट इज TIR। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिविएट द लाइट 90 डिग्री, तो अगर हमको लाइट रे को 90 डिग्री डिविएट करना है तो हम लोग एक 90 45 45 का प्रिज्म या फिर एक स्लैब ले सकते हैं ट्राइंगुलर। अगर हम लोग लाइट रे को 45 में यहाँ पे भेजें, देखो ध्यान से 45 पे यहाँ पे भेजें, ठीक है। और जनरली ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। तो TIR कब होता है, तो TIR की भी कंडीशन होती है, याद रखना। फॉर कंडीशन फॉर TIR अगर हम बात करें, TIR मतलब लाइट का जाना और वापस आना भी तभी होगा बच्चों, दो कंडीशन में। पहली कंडीशन होती है कि लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जैसे क्रिटिकल में था। और दूसरी होती है बच्चों, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है यहाँ पे मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी तो वो 90 से बेंड हो जाएगी, इधर पहले 90 में जा रही थी और एंगल बढ़ेगा तो वो बेंड हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल I और R को फॉलो करते हुए, ठीक है। ओके, चलो मेरे बच्चों, तो अगर 45 करना है तो एंगल, अगर एंगल 45 है इट मींस कि वो भैया 42 से ज्यादा है, 42 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास, जनरली 42 डिग्री होता है हमारा। तो अगर उससे ज्यादा है एंगल, अगर 42 से ज्यादा है दैट इज 45, तो 45 है तो लाइट रे जाएगी अपने TIR को फॉलो करते हुए, तो वो रिफ्रैक्शन ना करते हुए करेगी रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो लाइट इज बेंडिंग, ये सेटअप है 90 डिग्री के डेविएशन पे। एक आता है हमारा 180 डिग्री का डेविएशन बच्चों, मतलब लाइट रे 180 डिग्री, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज ऐसी हो जाए, तो क्या करना पड़ता है, ट्रायंगुलर स्लैब ऐसी है, स्लैब को ऐसे रखो और अब मारो उनके दोनों साइड्स पे लाइट, मतलब मानो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे गई 45 बनाया। अच्छा, ये 45 कैसे बना रही है, अगर आपको ये निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे समझो, देखो। अगर आप इस ट्राइंगल को पकड़ो, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ये 45 कैसे बनना है, अगर आपको ये बात समझ नहीं हो तो समझते हैं उसको, ठीक है। देखो, देखो ये ट्राइंगल पकड़ो, येलो है, रेड है, ब्लू, येलो नहीं है ना, येलो ले लो, हाँ येलो ले लो, नहीं येलो मैंने ऑब्जेक्ट की लाइट के लिए दिया, येलो हटा दो छवि के लिए। तो अभी हम लोग येलो से बात कर सकते हैं, ठीक है। मानो ये ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में हमें बताया कि, अच्छा ये ट्राइंगल समझ पा रहे हो ना, ये ट्राइंगल कैसे बना है, हमने लाइट रे को ये ऑब्जेक्ट से हेड और टेल दोनों से भेजा, ठीक है। ये हेड से गई, ये टेल से गई, तो ये कॉमन सेंस समझना अभी के लिए, ठीक है। ओके, तो अभी आपको अगर ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो ये एंगल आपको 45 गिवन है,
ये आपको 90 हो गया, 45 90 135, तो ये हो गया 45। सो इस नाम होता है ट्राइंगल का 180 डिग्री। अगर ये 45 है तो नॉर्मल से जो एंगल होता है बच्चों से 90 होता है, तो ये 45, तो ये वाला भी कितना हो गया 45, तो ऐसे आ गया ये हमारा 45। अब ये 45 तो ये कैसे 45, क्योंकि एंगल आई होगा एंगल आर के बराबर, ये हो रहा है टी आई आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, तो ये 45 होता है, ये 45 होगा। अब लाइटर यहाँ गई दोबारा से, अब यहाँ गई तो फिर से समझो ये 90 है, ये 45 था, ये 45 हुआ, ये 45 हुआ तो ये भी 45 हुआ, ये 45 हुआ तो ये भी 45 हुआ। 45 से नीचे आई, परपेंडिकुलर जाएगी तो बेंड नहीं होगी, सीधा आ जाएगी। सिमिलरली इधर गई इधर आ गई, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा हुआ था उसकी इमेज हमको ऐसे मिल गई। तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज हो गई पूरी तरह से 180 डिग्री का शिफ्ट, 180 डिग्री का शिफ्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज ऐसी हो गई है उसकी, ठीक है, दैट इज शिफ्ट 180 डिग्री। एक आता है बच्चों हमें इन्वर्टेड करना होता है ऑब्जेक्ट को इरेक्ट से, तो कुछ ऐसे डायग्राम को फॉलो करते हैं दोबारा से, ये बिल्कुल वही है, आप एक बार उसको उसकी उसी के एंगल से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके चलो, तो ये प्रिज्म के थ्रू एक एग्जांपल दिया गया है। अच्छा यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भैया लाइट रे फेस पे आ रही तो कैसे डेविएट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनका डेविएशन और डिफ्लेक्शन शो करना होता है हमको, तो करना कैसे से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। 30 60 और 90 का हमारा जो प्रिज्म है उसके थ्रू बताया गया है अलग अलग, कि उसके थ्रू क्रिएशन कैसे होगा। मानो हमारे पास ये 30 60 और 90 का प्रिज्म है, और लाइट रे हमारे बी सरफेस पे गिर रही है, ऐसे दिखा देगा आपको गिरते हुए, कहेगा अभी फॉलो करो आगे के पाथ को, तो देखो 90 पे जाएगी सीधी जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। अब यहाँ गई तो हमको यहाँ पर बना पड़ेगा नॉर्मल पहले तो, क्योंकि ये सरफेस हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, बनाएंगे पहले नॉर्मल इसके, ठीक है। ये बनाया नॉर्मल, अच्छा ये 90 था ये 60 था, देखो एक ट्राइंगल बनाया करो, ट्राइंगल में एंगल हम लगाया करो, 90 लगाया 60 लगाया, ये कितना बना 30 बना, ये 30 बना तो बच गया कितना बचा 60 बचा, क्योंकि पूरा 90 होने वाला है सरफेस से नॉर्मल का एंगल होगा पूरा 90। अगर हमारी लाइट रे ऐसे जा रही है, ये हमारा 30 हो गया, तो ये बचेगा 60, इतनी बात समझ आ रही है। ये 60 हुआ, एंगल आई हुआ दैट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, 42 से बड़े होने पर उसको टी आई आर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टी आई आर ज़्यादा होगा तो होगा क्रिटिकल एंगल। 60 से बना आई, 60 से बनेगा आर, लाइट रे अपनी पाथ को फॉलो करते हुए गई आगे, इस पाथ पे पहुंची बच्चों, तो ये बना हमारा नॉर्मल। अब यहाँ पहुंचते हमें देखना पड़ेगा कि भैया एंगल सम के अकॉर्डिंग एंगल कैसे आएगा। अब ये एंगल निकालना है हमको, तो हम लोग इसको निकालने के लिए हमारा ये 30 आ गया, ठीक है। 30 कैसे आया समझना जरूरी है आपके लिए, एक बार समझ लेते हैं इस बात को कि ये 30 कैसे आया, एक मिनट रुकिएगा। ये 60 था, ये 60 था, इस 30 को निकालने के लिए हम लोग दो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं बच्चों, दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये आप ट्राइंगल फॉलो कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल इस पे 90 डिग्री बनाएगा, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा, तो ये 60 होगा, तो ये 30 होगा, ये 60 है, तो ये भी 30 होगा। आप इस एंगल से फाइंड कर सकते हो, या फिर एक और तरीका यूज़ कर सकते हो आप इसको फाइंड करने के लिए। आपका जो मोटा मोटा मुद्दा है वो बस एंगल्स हम लगा के एंगल्स की वैल्यूज़ को निकालना है, क्योंकि जहाँ आपने एंगल्स की वैल्यूज़ को निकाल लिया फिर आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, या फिर आप ये काम भी कर सकते हो, हाँ सबसे इजी तरीका क्या है, आप इस पूरे बड़े ट्राइंगल को ले लो, इसको सॉल्व करने के लिए। देखो अगर आप बड़े ट्राइंगल को लोगे तो फिर और इजी हो जाएगा। देखो अगर आप ट्राइंगल ए एस आर ले लोगे तो फिर और इजी हो जाएगा, तो ये आपने 60 निकाल लिया था, तो ये अब हो जाएगा 30 हमारे लिए, ठीक है। अब 30 और 60 हो गया, 60 30 और 30 हो गया 60, तो ये एंगल पूरा होगा 120, इसमें से जो ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 90, तो बचेगा क्या 30। दोबारा समझ नहीं आया तो एक बार रिकैप कर लो इसको, ठीक है। ये 30 आ गया, 30 क्या है बच्चों, 30 इज लेस देन 42 डिग्री, तो यहाँ पे टी आई आर ना होकर लाइट होगी रिफ्रैक्ट, तो लाइट ऐसे आ रही थी, ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेरर मीडियम, डेंसर से रेरर जाने पर लाइट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट जिसको जाना था ऐसे, लेकिन वो हो गई बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो दूर चली गई वो, हमसे फॉलो करने को आता है पाथ, ठीक है। दोबारा समझो क्या हुआ, सर ये प्रिज्म था, लाइट गिरी है सरफेस पे, तो पहले हम लोग ने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला इस पे, ये वाला एंगल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने फिर इसको बाउंस बैक कराया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बड़ा था 42 डिग्री से। फिर यहाँ पे गया तो देखा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है इस सरफेस के लिए, जो एंगल था हमारा 30 डिग्री बना, दैट इज लेसर देन 42, हमें समझ गया कि लाइट रे अब रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंगल लेस देन ए क्रिटिकल एंगल से, तो वो जाएगी दूर, क्योंकि जा रहा है डेंसर से रेयर का मामला, तो लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो गई दूर, तो हमने उसको बना दिया।
ओके चलो, ये वैसे ये थोड़ा अलग प्रिज्म है क्योंकि ये तो एक 90 डिग्री प्रिज्म था। वैसे यहाँ पर शो करा गया है हमारे फिगर्स में, ये कुछ फिगर्स हैं जिसके थ्रू ये शो करा गया आपके एनसीईआरटी, आपके सॉरी आपकी सहीना में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये शो करा गया, आप उसको फॉलो कर लेना जिससे कि आप रे डायग्राम को कंप्लीट करना सीख जाओ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और टीआई में फर्क होता है बच्चों। पहले समझो रिफ्लेक्शन कब होता है, रिफ्लेक्शन की कंडीशंस नहीं होती हैं, जनरली जो कंडीशंस हैं वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मीडियम से रेयर और डेंसर में डिपेंड करते हैं। ये कुछ पॉइंट है, एक बार रीड कर लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीआईआर एंड रिफ्रैक्शन। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे कि आपको मिराज दिखता है, अगर आप खाली रोड में जा रहे हो, हाईवेज में धूप हो, तो आपको लगता है कि आगे पानी पड़ा हुआ है रोड पे, दैट इज द फिनोमेना फॉर द मिराज। आपको शिप होता है, जो ओशियन में शिफ्ट होती हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आ रही होती है, तो हमको दिखता है कि वो शिप थोड़ी सी ऊपर है अपनी पोजीशन से, दैट इज ऑल्सो द मिराज। हमको लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट हो जाती है, और हमको जो पाथ होता है उसमें हमको पूल्स ऑफ वाटर दिखता है बच्चों, ऑब्जर्व होता है। एक डायमंड बहुत शाइन करता है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ टीआईआर, व्हेन वंस द लाइट एंटर द पाथ ऑफ द डायमंड, डायमंड के अंदर जाके उसको एस्केप करने का मौका नहीं मिलता है, अंदर वो खुद रिफ्रैक्ट करती रहती है, और दैट इज द रीजन अंदर रिफ्रैक्शन से वो शाइन कर जाता है लाइट, क्योंकि अंदर वो ग्लो करते 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 लाइट वहां बहुत रिफ्लेक्ट करती है, तो हमको शाइनेस दिखती है लाइट की, दैट इज वाई अ डायमंड पीस इज वेरी शाइनी फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज टीआईआर इज हैपनिंग, लाइन अंदर गई तो अंदर ही रह गई, ट्रैप हो गई, वो बहुत बार रिफ्लेक्ट हुई अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, फिर बाहर निकल आई। इवन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आपकी ऑप्टिकल केबल आती है, ऑप्टिकल फाइबर आती है, उसमें भी लाइट ट्रेवल कर रही होती है विद द फिनोमेना ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि यहाँ पे शो करा गया है। द ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द लाइट सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद द लिटिल लॉस ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे देख रहे हो आप लाइट रे, ये इज पासिंग थ्रू द मीडियम इन द डिफरेंट वैल्यूज। ओके चलो, तो ये कुछ टीआईआर फिनोमेनास थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग वीडियो हो गया हो, बट चैप्टर लंबा है तो इट विल टेक सम टाइम। अगर थ्योरी पूरी आपको समझ आ गई हो तो बुक से रीड ना करना, नहीं आई हो तो एक बार बुक जरूर रीड कर लेना। इट्स ऑलवेज माय एडवाइस टू गो थ्रू योर बुक्स एज वेल। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, द टाइम इज गेटिंग टू मच, बस पढ़ते रहो, मचाते रहो, फोड़ते रहो। अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं दोस्तों को शेयर भी करना। थोड़ा सा एनर्जी लो रही है आई नो, बट आई थिंक यू ऑल कैन अकम्पनी विद मी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे पूरे शेड्यूल के संग हो रहे हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है। एंड इफ आई टेल यू कि मैं कितने टाइम बना रहा हूँ इसको, तो दिस इज ऑलमोस्ट 4:30 4:28 of the morning then when I am recording this video. चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, see you all in the next videos, bye.